हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीडी लॉ पर। आज पार्ट 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कवर करेंगे। इस पार्ट में हम थर्ड रेमेडी या थर्ड रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये थर्ड रिलीफ है जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली हम समझते हैं रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की परिशुद्धि करना या सुधार करना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी लेखन में सुधार करने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें ये रिलीफ का कैसे काम करता है हम ये आगे समझेंगे। What is rectification? Rectification of instrument means correcting the error and here instrument means contract. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एरर है या कोई भी अशुद्धि है उसको सुधारने को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। Rectification of instrument under Specific Relief Act is a fair or an impartial remedy that is granted by court when facts are not according to the intention of the parties. यहाँ पे बहुत सीधा सा मतलब है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टी थी, इनने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया बट कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा मिस्टेक या एरर हो गई है जिससे जो उनकी मंशा थी, जो उनका इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये पावर दी हुई है कोर्ट को कि वो उसका रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में सुधार ला सकते हैं। आगे समझते हैं। सेक्शन 26 देता है रेक्टिफिकेशन की पावर। ये सिंगल सेक्शन है। सेक्शन 9 to 25 तक हम सेकंड रेमेडी की बात किए थे, सेकंड रिलीफ की बात किए थे। यहाँ पे ये थर्ड रिलीफ है जो कि सिर्फ सेक्शन 26 में कहता है, जबकि फोर्थ रिलीफ सेक्शन 27 से स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कहता है, व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ अ पार्टी अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग does not express their real intention। एक बात समझते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि या तो फ्रॉड से या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टी से वो एरर हुआ हो, तभी हम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। बट हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली याद रखेंगे कि इट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज। बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेशन का एक्सेप्शन क्या है। तो हमको ये याद रखना है, नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हम रेक्टिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन का सूट कौन ला सकता है। तो रेक्टिफिकेशन का सूट दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ला सकते हैं, प्लेंटिफ ला सकता है, डिफेंडेंट ला सकता है। चलिए, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, the court find that the instrument through fraud or mutual mistake does not express the real intention of the parties। जब भी रेक्टिफिकेशन की रिलीफ कोर्ट तभी दिलाएगा जब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो पार्टीज़ का इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो इंस्ट्रूमेंट बनाने का पार्टीज़ का इंटेंशन था, अगर वो रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है तो कोर्ट ये रिलीफ दे देगा। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू राइट एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समझते हैं, मेन चीज़ तो हम ये समझ गए कि जहाँ पे भी रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी नहीं एक्सप्रेस होगा वहाँ पे कोर्ट यह राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बट ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो ही इसको एक्सरसाइज करेगा, नहीं होता तो वो नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कोर्ट का रेक्टिफिकेशन उन्हीं दशाओं में हो सकता है जहाँ पे वो थर्ड पर्सन के राइट को हार्म नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सन का राइट फॉर इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू होगा तो उसको हार्म करता हुआ कोर्ट कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, कुछ भी दशा क्यों ना हो। थर्ड पर्सन का राइट नहीं अफेक्ट होना चाहिए अगर उसने गुड फेथ में एक्वायर किया है एंड फॉर वैल्यू किया है तो। फॉर एग्जांपल हम इसको एक बात समझते हैं, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ रामपुर की ज़मीन खरीदने के लिए। अब ज़मीन थी बी की और ए ने उससे ख़रीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि बी के पास 2 रामपुर की ज़मीन थी तो उसने एक उठा के सी को बेच दी।
अब बाद में ए ने बी को बोला कि नहीं, मैंने तो वो वाली रामपुर की ज़मीन बोला था जो तुमने सी को बेच दी। तो क्या कोर्ट से वो रेक्टिफाई करा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं करा सकता, क्योंकि सी ने कंसिडरेशन देने के बाद इन गुड फेथ, उसको नहीं पता था ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, तब ये ज़मीन खरीदी। तो इस दशा में कोर्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट में स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाना है और रेक्टिफाई करवाना है इंस्ट्रूमेंट, तो हमको पहले रेक्टिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद हम स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हैं कोर्ट से कि हमको ये एज इट इज़ पालन कराइए आप इसका। लेकिन हम पहले स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मांग सकते। हमारा अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो ये पहले उसकी डिमांड है कि आप पहले रेक्टिफिकेशन कराइए, उसके बाद आप कोर्ट से मांग सकते हैं कि आप इसको स्पेसिफिक इन्फोर्स कराइए। बट एक बात यहाँ पे हम ध्यान देंगे, वो स्पेसिफिकली प्लीडेड होना चाहिए, आपने मांगा होना चाहिए कोर्ट से। No relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under this section unless it is specifically claimed. अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की या रेक्टिफिकेशन की स्पेसिफिकली नहीं मांगा है तो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। बट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट पे ये पावर है, वो आपको अलाउ कर सकता है अमेंड करने की अपनी प्लीडिंग। आप किसी भी दशा में अपनी प्लीडिंग अमेंड कर सकते हैं। एज पर हम सीपीसी में भी देखते हैं 6(17) में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है, वो भी यहाँ अप्लाई होता है। आप अपनी प्लीडिंग कभी भी अमेंड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब